Hello friends, welcome to channel. So this is the second lecture of unit second. Unit second, that is society, human behavior and the community. समाज, मानव व्यवहार और समुदाय. So इसका हम लोग सेकंड वीडियो है. इसमें हम लोग सोसाइटी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक डिस्कस करेंगे. So let's start. Before begin, it is all about me, and you can mail me for any query at this email address, and also please join this Telegram channel, दैट इज swap_net. इसकी जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मेंशन है, आप उस पर क्लिक करके डायरेक्ट इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, सो दैट you will get all important notification from this channel. So let's start the first topic, that is socialization. The meaning of socialization is समाजीकरण, हिंदी में बोलते हैं इसको. सो समाजीकरण क्या है, सोशलाइजेशन क्या होता है? सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसके माध्यम से किसी भी इंडिविजुअल को सामाजिक बनाया जाता है, उसको सोशल बनाया जाता है. कैसे बनाएंगे? उसको डिफरेंट टाइप के जो बिहेवियर होते हैं, हमारे समाज के जो नॉर्म्स होती हैं, कल्चर्स हैं, जो वैल्यूज़ हैं, बिलीफ सिस्टम, हमारे समाज का जो एटीट्यूड्स है, कैसे आपको बात करनी है, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे आपको एक्ट करना है, ये सभी के सभी जो नॉर्म्स होती हैं हमारे समाज की, उनको सिखाया जाता है. उसके माध्यम से, इस प्रोसेस के माध्यम से, सोशलाइजेशन के माध्यम से सामाजिक बनाया जाता है. तो ये सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें किसी भी इंडिविजुअल को समाजीकरण किया जाता है, उसका सामाजिक बनाया जाता है. समाज के डिफरेंट नॉर्म्स, वैल्यू, बिलीफ, स्किल, एटीट्यूड, इन सभी चीज़ों को समझाकर, उनको ट्रेन करके, उनको लर्न करा करके. समाज का सोशलाइजेशन का नेचर किस प्रकार का होता है? नेचर ये फ्रॉम दी बर्थ टू डेथ चलता रहता है. दैट मीन्स ये पास थ्रू दी वेरियस स्टेजेस ऑफ सोशलाइजेशन. लाइक फ्रॉम दी बर्थ टू डेथ, जैसे एक बच्चा जन्म लेता है तो उसके माँ बाप उसको कुछ सिखाते हैं, कैसे बात करना है, कैसे आपको बिहेव करना है, कैसे उठना बैठना एक्ट करना है. धीरे धीरे बड़ा होता है, तब भी वो स्कूल जाता है, कॉलेज जाता है, वहाँ पर सीखता है. और इस प्रकार से थ्रू आउट द लाइफ वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है. तो समाजीकरण के प्रोसेस से वो गुजरता रहता है. तो ये अगर बात करें नेचर की, तो ये पासेस थ्रू दी डिफरेंट स्टेजेस ऑफ लाइफ. एंड सोशलाइजेशन एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें एक बायोलॉजिकल बीइंग्स और यू कैन से ऑर्गेनिज्म चेंजेस इनटू सोशल बीइंग्स. बायोलॉजिकल बीइंग से सोशल बीइंग्स में बदलता है. जैसे कोई इंडिविजुअल किसी पर्टिकुलर कंपनी को ज्वाइन करता है, तो स्टार्टिंग में ही इज अलोन, बट लेटर वो अपने दोस्तों से मिलता है, अपने उनके जो कलीग्स होते हैं, जो टीम वर्कर होते हैं, साथ में मिलता है. धीरे धीरे करके इंटरेक्ट करके वो एक म्यूचुअल एक सोशल रिलेशनशिप बनाता है. धीरे धीरे करके सोशल बीइंग बन जाता है. सो इन द ग्रुप, इन द सोसाइटी और किसी प्रोफेशनल ऑर्गेनाइजेशन में. एंड टूल ऑफ द ट्रांसमिशन, इसका मतलब होता है कि एक ऐसा टूल है जिसके माध्यम से हमारे समाज के जो कस्टम्स हैं, जो स्किल्स हैं, जो ट्रेडिशन है, जो कल्चर है, उसको ट्रांसफर किया जाता है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में, फ्रॉम वन सोसाइटी टू अनदर सोसाइटी. नेक्स्ट, सोशलाइजेशन में भी फॉर्मल और इनफॉर्मल. सोशलाइजेशन, समाजीकरण फॉर्मल भी हो सकता है और इनफॉर्मल भी हो सकता है. जैसे अगर बात करें, अगर सोशलाइजेशन का जो प्रोसेस है, समाजीकरण जो हमारे परिवार में हो रहा है, जैसे फैमिली में पेरेंट्स के द्वारा, नेबरहुड के द्वारा, अपने पीयर ग्रुप से, उनके द्वारा हम इन्फ्लुएंस होते हैं और हम कुछ चीज़ें सीखते हैं. हमारे समाज के जो एथिक्स हैं, जो भी नॉर्म्स हैं, उनको अगर हम सीख रहे हैं तो वो कहलाएगा इनफॉर्मल सोशलाइजेशन. अगर हम बात करें, हम अगर ये सब चीज़ें स्कूल में सीखते हैं, टीचर हमको सिखाते हैं कैसे आपको बात करनी है, कैसे उठना बैठना जो भी, तो ये सभी जो रिलीजियस सेंटर जो होते हैं, कैसे आपको पूजा करनी है, या उस पर बहुत सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं रिलीजियस सेंटर पर. मास मीडिया, यूनिवर्सिटी के माध्यम से हम लर्न करते हैं, तो वो कहलाता है फॉर्मल एजेंट. नेक्स्ट, गोल ऑफ सोशलाइजेशन. सोशलाइजेशन के क्या गोल हैं उसको हम देखते हैं. सो द इनकलकेट द बेसिक डिसिप्लिन ऑफ बाय रिस्ट्रेनिंग चाइल्ड और इवन एडल्ट फ्रॉम द इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन. सो इसमें क्या होता है कि हमारे समाज के जो भी नॉर्म्स होती हैं, उनको सिखाने के लिए एक इसमें बेसिक डिसिप्लिन को इनकलकेट किया जाता है किसी भी इंडिविजुअल में. और जो कुछ चीज़ें होती हैं उनको रिस्ट्रेन किया जाता है, चाहे वो बच्चा हो या फिर एडल्ट हो. और टू इंस्टिल द एस्पिरेशन टू टीच सोशल रूल्स, हमारे समाज में क्या रूल है उनको सिखाया जाता है, स्किल्स सिखाई जाती है. और टू टीच द कन्फर्मेटरी द नॉर्म्स. नॉर्म्स मतलब हमारे समाज के जो रूल्स रेगुलेशंस, जो नॉर्म्स हैं, उनको सिखाया जाता है. टू क्रिएट एक्सेप्टेबल इन दी कंस्ट्रक्टिव पर्सनल आइडेंटिटी डेवलप की जाती है कि हमारे समाज में जो चीज़ एक्सेप्टेबल है उसकी तरह ही बनना है, उसको उसको अडोप्ट करना है, उसको एक्सेप्ट करना है एक कंस्ट्रक्टिव वे में, और एक पर्सनल आइडेंटिटी बनाना है समाज में. नाउ द नेक्स्ट, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ सोशलाइजेशन. इसकी क्या क्या विशेषताएं होती हैं, क्या क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं सोशलाइजेशन की? तो ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है, जैसे मैंने बताया, फ्रॉम दी जैसे जन्म होता है उसके बाद, जन्म से लेके मरण तक, आपका बर्थ से लेके डेथ तक, ये लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है. इसमें कोई भी इंडिविजुअल समाज इस सोशलाइजेशन के प्रोसेस से गुजरता रहता है, चलता रहता है. एंड इट हेल्प द इनकलकेशन ऑफ द प्रिंसिपल वैल्यू
एंड द सिंबल ऑफ सोशल सिस्टम, हमारा जो सोशल सिस्टम बना हुआ है पहले से, उसके जो सिंबल हैं, वैल्यूज हैं, एथिक्स हैं, प्रिंसिपल हैं, उन सभी को इनकलकेट करना किसी भी इंडिविजुअल में उसमें मदद करता है सोशलाइजेशन। इट एनेबल अ पर्सन टू इनैक्ट सर्टेन रूल, जो भी रोल होते हैं हमारे समाज में, हर एक इंडिविजुअल का कुछ ना कुछ रोल होता है, तो उसको इनकलकेट करने में मदद करता है, इनेबल करता है किसी पर्सन को। एंड द डेवलपमेंट ऑफ सोशल नेचर इनेबल द पर्सन टू पार्टिसिपेट इन सोशल लाइफ। और जैसे अगर किसी भी इंडिविजुअल में सोशल नेचर डेवलप हो जाता है, होने लगता है, तो धीरे धीरे करके वो सोशल लाइफ में पार्टिसिपेट करना शुरू कर देता है। एंड ये कंटिन्यूस प्रोसेस है, एंड इसके माध्यम से हम अपने कल्चर को ट्रांसमिट करते हैं फ्रॉम वन जनरेशन टू नेक्स्ट जनरेशन। यानी एक लर्निंग प्रोसेस भी होता है। और इस्टेब्लिश लिमिट ऑन इंडिविजुअल्स थ्रू दी सोशल इंटरेक्शन, सोशल इंटरेक्शन के माध्यम से, इसके माध्यम से किसी भी इंडिविजुअल में एक लिमिट को भी इसमें इस्टेब्लिश किया जाता है। और नेक्स्ट, कोले थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। सो यहाँ पर डिफरेंट थ्योरी दी गई है, डिफरेंट थिंकर के द्वारा समाजीकरण की थ्योरी दी गई है। यहाँ पर कूले के द्वारा एक थ्योरी दी गई है समाजीकरण की, और कूले के द्वारा बताया गया है बेसिकली कि किस प्रकार से कोई इंसान, किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी का डेवलपमेंट होता है। सो उनके द्वारा यहाँ पर एक बात बोली गई है कि आई एम नॉट व्हाट आई थिंक आई एम, मैं वो नहीं हूँ जो मैं समझता हूँ। एंड आई एम नॉट व्हाट यू थिंक आई एम, ना ही मैं वो हूँ जो आप मुझे समझते हैं। एंड आई एम व्हाट आई थिंक यू थिंक आई एम, मैं वो हूँ जो आप समझते हैं और आपको समझ के मैं उसको अंडरस्टैंड करके अपनी इमेज बनाता हूँ, मैं वो हूँ। ये बोला कार्ल्स हॉर्टन कूले के द्वारा। सो आई होप अभी आपको ये समझ में नहीं आएगा, आगे हम डिस्कस करेंगे इनकी थ्योरी को, तो हम इजीली इस स्टैंडर्ड को अंडरस्टैंड कर पाएंगे। सो इनके द्वारा एक कंसेप्ट दिया गया है लुकिंग ग्लास। लुकिंग ग्लास का मतलब होता है ग्लास में आप देखेंगे, उसके माध्यम से आपकी जो इमेज बनेगी और आप उसको, उसके माध्यम से अपने आप आइडेंटिटी को डेवलप कर पाएंगे। सो देखते हैं आगे। चार्ल्स एस कूले ने एक्सप्लेन किया हाउ द सेल्फ ऑफ इंडिविजुअल्स डेवलप एंड सोशलाइजेशन टेक प्लेस, किस प्रकार से किसी भी इंडिविजुअल का जो आइडेंटिटी है वो डेवलप होती है और सोशलाइजेशन जो समाजीकरण का जो प्रोसेस है वो चलता है। A person identity is developed based on his her understanding of how other perceive him her। किसी भी इंडिविजुअल की, इंसान की जो आइडेंटिटी है वो डेवलप ऐसे होती है जब समाज के लोग उसको देखते हैं, उसको परसीव करते हैं, तो उसके माध्यम से वो उसको अंडरस्टैंड करता है और अपनी इमेज, अपनी आइडेंटिटी डेवलप करता है कोई भी इंडिविजुअल्स। सो ये जो समाज है, जो समाज को जिसको परसीव कर रहा है, वो एज ए मिरर का काम करता है, इसलिए इस थ्योरी को बोला जाता है लुकिंग ग्लास सेल्फ। मतलब अपने आप को ग्लास में देखो, जो समाज है उसमें देखो, समाज आपको परसीव करेगी, आपको आपको बताएगी आप कैसे हैं, उसके माध्यम से आप उसको अंडरस्टैंड करेंगे, अपनी आइडेंटिटी को डेवलप करेंगे। जैसे आप पिक्चर देख सकते हैं, आप इस पिक्चर में 4 पिक्चर बनी है आपकी, समाज के द्वारा बनाई गई है और उसको आप परसीव कर रहे हैं। जैसे कि हाउ मॉम एंड डैड सी मी, किस प्रकार से आपके पेरेंट्स, आपके मॉम डैड आपको देख रहे हैं, ये जो यहाँ पर इंसान इंडिविजुअल पर्सन है, सो ये इसकी एक इमेज बनती है। उसकी गर्लफ्रेंड उसको कैसे देखती है, वो एक अलग इमेज बनती है। और उसके जो ओल्डर ब्रदर है उसको कैसे देख रहे हैं, तो उसकी ये तीसरी इमेज बन रही है समा। और चौथी उसकी एक्स गर्लफ्रेंड वो कैसे देख रही है, तो ये चौथी इमेज आप बन रही है। आप देख सकते हैं ये तो डिफरेंट ही इमेज है। सो एक इंसान की डिफरेंट इमेज बन रही है, इसके माध्यम से वो अपनी आइडेंटिटी को डेवलप कर पा रहा है समाज में। और समाज में जितने भी लोग उसको देख रहे हैं सब अलग अलग तरीके से देख रहे हैं, तो समाज एक अपने आप में मिरर का काम कर रहा है। तो उन्होंने यही बताया, कूले ने बताया कि जो डिफरेंट एलिमेंट होते हैं वो इन्वॉल्व होते हैं किसी भी इंडिविजुअल की आइडेंटिटी को डेवलप करने में, उसकी पर्सनालिटी को फॉर्म करने में, बनाने में। और अगर हम जैसे एक बच्चे का एग्जाम्पल लेते हैं, कोई चाइल्ड है, कोई बच्चा है, उसको हम ज़्यादा डांट फटकारेंगे, गुस्सा करेंगे, तो उसकी एक ऐसी डेवलपमेंट, उसका बिहेवियर डेवलप हो जाएगा कि वो एक इंट्रोवर्ट पर्सनालिटी उसमें उभर के आएगी। वो ज़्यादा लोगों से बात नहीं करेगा, ना ही ज़्यादा लोगों से इंटरेक्ट करेगा। अगर वहीं पर हम जस्ट उसका अपोजिट करते हैं, किसी भी बच्चे को, उसको अप्रिशिएट करें, उसको कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा उसमें, तो उससे क्या होगा, वो एक एक्सट्रोवर्ट पर्सनालिटी बन के आएगा, लोगों से मिलेगा जुलेगा। और इसलिए बोलते हैं कि किसी भी इंडिविजुअल पर्सनालिटी की, जो कोई भी इंसान है, उसके एटीट्यूड्स, उसका आइडिया, उसके वैल्यूज़, जो कि उसके जो हैबिट्स होती हैं वो शेप होती हैं। वो जिस जिस समाज में, जिस सोसाइटी में वो रहता है, उसमें कैसे लोग हैं, उसके उनके कैसे एटीट्यूड्स हैं, कैसे उनके आइडिया हैं, कैसे उनके हैबिट हैं, उससे अफेक्ट करता है। सो यहाँ पर देख सकते हैं जो स्टेटमेंट यहाँ पर दिया गया था इनके द्वारा, आई एम नॉट वाट आई थिंक आई एम, मैं वो नहीं हूँ जो मैं अपने आप को समझता हूँ। आई एम नॉट वाट यू थिंक आई एम, ना ही मैं वो हूँ जो आप मेरे बारे में समझते हैं। आई एम वाट आई थिंक यू थिंक आई एम, मैं वो हूँ जो आप मेरे बारे में समझते हैं, और उससे फिर मैं परसीव करके अपनी इमेज बनाता हूँ, मैं वो हूँ। तो यही मैंने इन्होंने बताया था, कूले के द्वारा इन्होंने बताया गया था कि कैसे इंसान, कोई भी इंडिविजुअल पर्सनालिटी है, उसका जो इंडिविजुअल आइडेंटिटी है कैसे डेवलप होता है।
नेक्स्ट थ्योरी है मीड थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। जॉर्ज हर्बर्ट मीड के द्वारा एक सोशलाइजेशन की थ्योरी दी गई। इनके द्वारा एक्सप्लेन किया गया है सोशलाइजेशन को ले देते हुए कि कैसे कोई भी इंडिविजुअल पर्सन जब इंटरेक्ट करता है समाज से, सोसाइटी से, तो अपने आप को कैसे डेवलप करता है, अपनी पर्सनालिटी को कैसे डेवलप करता है, अपनी आइडेंटिटी को कैसे डेवलप करता है। इनके द्वारा दो एजम्पशन दिए गए, एक मी का एजम्पशन, एक आई का एजम्पशन। मी एक सोशलाइज एस्पेक्ट होता है किसी भी इंडिविजुअल का, और आई एक पर्सनल और एक बोल सकते हैं एक्टिव एस्पेक्ट होता है पर्सन का। जैसे कोई इंडिविजुअल पर्सन है, आई उसका खुद का एक प्रारूप है और मी लोगों के द्वारा दिया गया है। जैसे कोई भी इंसान समाज से जब लोगों से इंटरेक्ट करता है तो उनके द्वारा कुछ ना कुछ उनको बोला जाता है। जैसे किसी इंडिविजुअल को कोई कॉम्प्लीमेंट देता है तो वो एक मी का हिस्सा हो जाता है, वो सोशलाइज हो गया, लोगों के द्वारा दिया गया उसको एक आइडेंटिटी है। आई एक उसका उसका पर्सनल आइडेंटिटी होता है, जो भी इन्फ्लुएंस होता है मी के द्वारा भी, सो उसको देखते हैं। सो मी कंसीडर सोशलाइज एस्पेक्ट ऑफ इंडिविजुअल्स। किसी भी इंडिविजुअल का जो सोशलाइज एस्पेक्ट है वो मी है, वो लोगों के द्वारा इन्फ्लुएंस हुआ है। इट रिप्रेजेंट लर्न बिहेवियर, एटीट्यूड्स, एक्सपेक्टेशंस ऑफ अदर्स ऑफ सोसाइटी। सो दिस समटाइम्स रिफर एज द जनरलाइज अदर। इसका मतलब है कि जो मी है ये लर्न किया जाता है दूसरों के द्वारा। लोगों की क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस है, आपके पेरेंट्स की क्या आपसे एक्सपेक्टेशंस है, तो उसके आधार पर अपना बिहेवियर आप चेंज करेंगे, अपना एटीट्यूड्स आप चेंज करेंगे, आपका बिहेवियर बदल जाएगा। तो ये उसके माध्यम से आप डेवलप करेंगे मी को। ओके। और ये मी आपका है जो है आई को भी इन्फ्लुएंस कर देता है। फिर आपका जो आइडेंटिटी है, खुद का एक्टिव आइडेंटिटी है, वो भी बदल जाता है। सो आई देयर फोर कैन बी कंसिडर द प्रेजेंट एंड द फ्यूचर फेज ऑफ इटसेल्फ। आपका जो प्रेजेंट है वो आई है, और फ्यूचर में आप जैसे बदलने वाले हैं मी को देख करके, तो वो आपका आई फ्यूचर बन जाता है। सो इट रिप्रेजेंट द इंडिविजुअल आइडेंटिटी बेस्ड ऑन द रिस्पॉन्स टू द मी। मी में कैसा रिस्पॉन्स आ रहा है, मी मतलब जो सोशलाइज हो गया है, कैसे कैसे आपने अपना बिहेवियर को बदला है समाज को देख करके, सोसाइटी को देख करके, उनकी एक्सपेक्टेशंस को देख करके। तो मी में जब बदलाव आएगा तो आई भी बदलता रहता है। सो वी डेवलप अवर सेल्फ विद रिस्पेक्ट टू द इंटरेक्शन वी हैव इन अवर सोसाइटी। हम अपने समाज में किस प्रकार से इंटरेक्ट करते हैं उसके आधार पर हम अपने आप को डेवलप करते हैं। एंड नॉट वॉन, ना कि हम जन्म से ऐसे होते हैं। सो द काइंड ऑफ इन्वायरमेंट वी गेट टू एक्सरसाइज इन आवर वर्ल्ड, जैसा इन्वायरमेंट हम अपने अपने आसपास पाते हैं, अपने आसपास इन्वायरमेंट पाते हैं, वैसे उस हिसाब से आप अपनी पर्सनालिटी को डेवलप कर लेते हैं, अपनी पर्सनालिटी को टर्न कर लेते हैं। मीट के द्वारा कुछ स्टेज दी गई हैं सेल्फ डेवलपमेंट की, कैसे कि कोई भी इंडिविजुअल्स, फॉर एग्जांपल कोई बच्चा है, कैसे वो डेवलप करता है, उसकी आइडेंटिटी कैसे डेवलप होती है। तीन स्टेज दी गई हैं। प्रीपेरेटरी स्टेज जो कि जन्म से लेकर 2 साल तक रहती है, प्ले स्टेज जो कि 2 साल से 6 साल तक, और गेम स्टेज जो कि 7 साल से ऊपर रहती है। प्रीपेरेटरी स्टेज में जब बच्चा जन्म लेता है तो कैसे वो कैसे बिहेव करता है, चिल्ड्रंस कॉपी, इमिटेट और बिहेवियर ऑफ द अदर्स अराउंड देम विदाउट सोफिस्टिकेटेड अंडरस्टैंडिंग ऑफ व्हाट दे आर इमिटेटिंग। मतलब दूसरों को देख करके वो बिहेव एक्ट करता है, और बिना कुछ समझे सोचे कि क्या वो सही कर रहा है क्या गलत कर रहा है। छोटा जो बच्चा होता है, इसकी उम्र से ले जन्म जन्म से लेकर 2 साल तक जो एक्टिविटी करता है, तो उसमें भी कुछ ना कुछ सेल्फ डेवलपमेंट होता है। लोगों को देख करके, अपने माँ बाप को देख करके वो रिएक्ट करता है, एक्ट करता है। उसके बाद आता है प्ले स्टेज जो कि 2 से लेकर 6 साल तक होता है। उसमें वो कुछ ना कुछ रोल प्ले करने लगता है, जैसे अंकल आंटी जो भी होते हैं उनको थोड़ा समझने लगता है, उनके भाई जो छोटा भाई बड़ा भाई उसको समझने लगता है। तो उनका कुछ ना कुछ रोल प्ले होने लगता है बच्चों का भी। सो दे स्टार्ट रोल प्लेइंग एंड टेकिंग द रोल ऑफ सिग्निफिकेंट पीपल इन देयर लाइफ। और उसके बाद गेम स्टेज आती है जो कि 7वीं साल से ज़्यादा। चिल्ड्रन लर्न देयर रोल्स, उनके क्या रोल हैं समाज में, उनके घर में, फैमिली में, वो उसको अंडरस्टैंड करने लगते हैं। उसके आधार पर वो अपने अपने बिहेवियर को बदलते हैं, अपने बिहेवियर को चेंज करते हैं। तो ये होता है गेम स्टेज। ये सेल्फ डेवलपमेंट की स्टेज दी मीट के द्वारा दी गई थी, तीनों की तीनों स्टेज। नाउ द फ्रूड साइको एनालिटिकल थ्योरी ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण में सिगमंड फ्रॉड के द्वारा एक साइको एनालिटिकल थ्योरी दी गई, उसको अंडरस्टैंड करते हैं। सिगमंड फ्रॉड के द्वारा बताया गया है कि मन की 3 अवस्थाएं होती हैं, कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और दी अनकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड जिसको बोल सकते हैं चेतक मन, जो पूरी तरह से अवेयर होता है। जैसे कि हम अभी वीडियो बना रहे हैं, आप इसको देख रहे हैं, आप पूरी तरह से अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं, आप कॉन्शियस हैं। देख सेकंड है सबकॉन्शियस माइंड। सबकॉन्शियस माइंड वो माइंड होता है जो कि पूरी तरह से अवेयर नहीं होता है, कम अवेयर होता है। जैसे कि नींद में आपको कुछ चीज़ें आपको पता होती हैं, कुछ नहीं पता होती हैं, या फिर आपको आधा याद आना, आप एग्जाम में बैठे होते हैं, कई चीज़ें आपको भूल जाते हैं, तो वो होता है सबकॉन्शियस माइंड। एक होता है अनकॉन्शियस माइंड। अनकॉन्शियस मतलब होता है अचेत होना, पूर्ण रूप से आपको कुछ पता नहीं है, कुछ भी आपको याद नहीं, वो होता है अनकॉन्शियस माइंड। सो इन्होंने ये बताया, सिगमंड फ्रॉड ने, कि मन की जो 3 अवस्थाएं हैं
वो किस प्रकार से जुड़ी हैं हमारे पर्सनालिटी कंपोनेंट से। पर्सनालिटी कंपोनेंट में एक आता है आईडी, इसको ईद बोलते हैं, जो कि काम करता है प्लेजर प्रिंसिपल पर। दूसरा है ईगो, जो कि रियलिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। और तीसरा है सुपर ईगो, जो कि मोरालिटी प्रिंसिपल पर काम करता है। ईद का मतलब होता है, ये बेसिकली जब अनकॉन्शियस माइंड को लेकर के ये जुड़ा होता है। ईद जुड़ा होता है अनकॉन्शियस माइंड से। ये काम करता है तुरंत आराम, एक इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन पे काम करता है, इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन पे। इसमें आपको ये प्रिंसिपल प्लेजर प्रिंसिपल पे काम करता है, सेटिस्फेक्शन चाहिए इस पे, जो भी उसकी जो ज़रूरतें हैं, जो नीड है उस पर। ये बेसिकली देख सकते हैं, जोड़ सकते हैं बच्चों के साथ। जो छोटे बच्चे होते हैं उनको ये उनमें ये डेवलप होता है, ये कम उम्र में जल्दी डेवलप हो जाता है, जन्म से डेवलप होता है। जब बच्चा, जैसे जो बच्चे होते हैं ब्रेस्ट फीडिंग करते हैं, तो बच्चों में ये चीज़ जल्दी डेवलप हो जाती है। उनको इंस्टेंट इमीडिएट ग्रेटिफिकेशन चाहिए। और दूसरा होता है ईगो, रियलिटी। ईगो का मतलब होता है सेटिस्फाइंग द आईडी डिजायर इन अ वे दैट विल रियलिस्टिकली ब्रिंग प्लेजर अदर देन पेन और प्रैक्टिकली। ये बेसिकली थोड़ा सा इस समझदारी का है, ये सबकॉन्शियस माइंड में होता है आपका। इसमें सेल्फ अवेयरनेस आ जाती है, अहम की भावना डेवलप हो जाती है। और ये बोल सकते हैं कि ये टीनेज की जो उम्र होती है उनमें जब जल्दी डेवलप हो जाती है। ये 3 साल की उम्र से जो बच्चे बड़े होते हैं उनमें ये डेवलप हो जाता है ईगो। बोल सकते हैं सबकॉन्शियस माइंड, जैसे उसमें कुछ चीज़ें आपको याद रहती हैं, पार्शली आप कॉन्शियस रहते हैं। सो बोल सकते हैं ये जो ईगो है ये एज ए रेफरी काम करता है, कि आपको जो सही चीज़ है उसको आगे बढ़ाना है। ठीक है, ये बेसिकली जो जवान बच्चे होते हैं, जो टीनेज उम्र होती है, उनमें ये ज़्यादा डेवलप होता है ईगो। और नेक्स्ट है सुपर ईगो, इसको मोरालिटी को जोड़ सकते हैं आप। ये बेसिकली कॉन्शियस माइंड होता है, पूर्ण रूप से सचेत, आपको सब कुछ पता है, सब सब चीज़ को आप अंडरस्टैंड कर पा रहे हैं। सो ये मोरालिटी प्रिंसिपल काम करता है। जो बड़े लोग होते हैं उनमें समझ ज़्यादा होती है, तो ये जो बेसिकली ये 5 साल की उम्र से धीरे धीरे डेवलप करने लगता है। इसमें ये बेसिकली वैल्यू के हिसाब पर काम करता है, कि क्या सही है क्या गलत है, क्या क्या मोरालिटी, क्या जजमेंट, उसको अंडरस्टैंड करना, जज करना, उसको फ्यूचर फ्यूचर की आगे तक का देखना कि आगे इसका क्या इम्पैक्ट होगा। तो ये सभी चीज़ों पे ये काम करता है। तो ये मन की जो 3 अवस्थाएं होती हैं, आपका कॉन्शियस माइंड, सबकॉन्शियस माइंड और द अनकॉन्शियस माइंड, वो किस प्रकार से हमारी पर्सनालिटी के कंपोनेंट जो है आईडी, इद, ईगो और सुपर ईगो से जुड़े हुए हैं। ये सेगमेंट फ्रॉड के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया था। So according to the Freud, a major part of human personality is formed in a childhood and during the rest of life. जो ह्यूमन पर्सनालिटी होती है जन्म से ही डेवलप होना स्टार्ट हो जाती है और पूरी लाइफ में ये डेवलप होती रहती है। एंड इट इज़ एलेबोरेटेड एंड शार्प। इट रिटेट दैट प्राइमरी सोशलाइजेशन प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन दी फॉर्मेशन ऑफ द पर्सनालिटी। किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को फॉर्म करने में, उसको डेवलप करने में जो प्राइमरी सोशलाइजेशन होता है, जब बच्चा होता है या 2 साल की उम्र, 3 साल की उम्र से धीरे धीरे जब आईडी, सबकॉन्शियस माइंड डेवलप होने लगता है, ईद डेवलप होने लगता है, तब से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसी भी इंडिविजुअल की पर्सनालिटी को डेवलप करने में, उसको सोशलाइजेशन प्रोसेस में आगे बढ़ने के लिए, सामाजिक पर्सनालिटी जो उसकी ह्यूमन पर्सनालिटी होती है उसको फॉर्म होने में। ये सेगमेंट फ्रॉड के द्वारा इसको एक्सप्लेन किया गया है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण के कितने प्रकार होते हैं उसको हम अंडरस्टैंड करते हैं। पहला है प्राइमरी और चाइल्डहुड सोशलाइजेशन। इसको बोलते हैं बेसिक और अर्ली सोशलाइजेशन। ये जो बच्चे होते हैं 2 साल के, 3 साल के, उनमें ये डेवलप होता है, मतलब ये इस समाजीकरण के प्रोसेस से वो गुजरते हैं। सो मच ऑफ द पर्सनालिटी मेक अप द इंडिविजुअल्स इन फॉर द पीरियड ऑफ लाइफ। एंड सोशलाइजेशन एट दिस स्टेज ऑफ लाइफ इज अ लैंडमार्क। विदाउट इट वी वुड ईज टू बिकम सोशल बींग्स। हम लोग सोशल बींग्स नहीं बन सकते अगर हम सोशलाइजेशन प्रोसेस से गुजरते नहीं हैं। तो ये चाइल्डहुड सोशलाइजेशन है, पहला है, प्राइमरी बोलते हैं इसको। और सेकेंडरी है, सेकेंडरी बोलते हैं, या इसको अडल्ट सोशलाइजेशन बोलते हैं। सो इट इज नेसेसिटेड व्हेन इंडिविजुअल्स टेक अप न्यू रोल। जब भी कोई, जैसे फॉर एग्जांपल कोई कॉलेज ग्रेजुएट है, उसके बाद उसकी जॉब लगती है, तो वो एक नई दुनिया में जाता है, किसी संस्था में काम करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करता है, तो उसका जो रोल होता है, जो जॉब होता है, उसको अडॉप्ट करता है उस रोल को, तो उसको बोला जाता है अडल्ट सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है रीसोशलाइजेशन एंड डीसोशलाइजेशन। रीसोशलाइजेशन क्या होता है बेसिकली, अगर हम बात करें, जो नई चीज़ें हैं उनको अंडरस्टैंड करना, उसकी नॉर्म्स वैल्यू को, जो पुरानी चीज़ें हैं उसको धीरे धीरे ख़त्म करना, या बदलाव लाना, जो नई चीज़ें हैं उनको अडॉप्ट कर लेना, नई लाइफ स्टाइल। फॉर एग्जांपल समवन फ्रॉम विलेज एंड जो किसी शहर में जाके रहने लगते हैं, तो वहाँ की जो लाइफ स्टाइल है वहाँ को अडॉप्ट कर लेना रीसोशलाइजेशन कहलाता है। और डीसोशलाइजेशन क्या होता है, तो ये बेसिकली रीसोशलाइजेशन होने से पहले डीसोशलाइजेशन होता है। मतलब ये है कि अब अगर आपको
नए कपड़े पहनने हैं तो आपको पुराने कपड़े उतारने पड़ेंगे। आपको जो पुरानी चीज़ें हैं उनको उनको एक साइड करना होगा, तभी आप नई चीज़ों को अडॉप्ट कर पाएंगे। तो ये उसको डिसोशलाइजेशन बोला जाता है। एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन, ये क्या है कि जैसे फॉर एग्जांपल आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं, तो वहाँ आपको एक खास रोल दिया जाता है। आपको किसी पर्टिकुलर काम के लिए रिक्रूट किया जाता है, तो आप उसकी जो स्किल्स हैं, एटीट्यूड्स हैं, वैल्यूज हैं, रोल है, उनको आपको कैसे फंक्शन करना है वो आपको लर्न करनी पड़ती है। तो उसको बोलते हैं एंटीसिपेटरी सोशलाइजेशन बोला जाता है उसको। नेक्स्ट है रिवर्स सोशलाइजेशन। रिवर्स सोशलाइजेशन का मतलब होता है कि ये बेसिकली एग्जाम्पल से हम इसको एक्सप्लेन करेंगे। डोमिनेंट सोशलाइजेशन पर्सन, जैसे कि जो माँ बाप होते हैं अपने बच्चों को, जब बच्चे छोटे होते हैं उनको सोशलाइज करते हैं, उनको सिखाते पढ़ाते हैं। बट ये जो माँ बाप जब बूढ़े हो जाते हैं, तो ये जो बच्चे जब बड़े हो जाते हैं तो बच्चे उल्टा उनको फिर सोशलाइज करते हैं। तो इसको बोला जाता है रिवर्स सोशलाइजेशन। नाउ द नेक्स्ट टॉपिक दैट इज एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण के एजेंट्स कौन कौन से हैं, मतलब हम कैसे सीखते हैं, क्या क्या वो चीज़ें हैं जिनके माध्यम से हम सीखते हैं। जैसे कि फैमिली है, स्कूल है, कॉलेज है, संस्थाएं, ऑर्गेनाइजेशन है, गवर्नमेंट है, ये सभी जो है एजेंट कहलाते हैं समाजीकरण के। सो उसको एक एक करके हम देखते हैं। So the process of socialization is a lifelong process and being from birth and the ends with and said to be occur two phases। जैसे प्राइमरी और सेकेंडरी स्टेज में ये बेसिकली अकर होते हैं। मतलब ये जो एजेंट हैं या जो जितने भी एजेंट हैं, चाहे स्कूल हो, चाहे फैमिली हो, चाहे पीयर ग्रुप्स हो, चाहे नेबरहुड हो, आपके माँ बाप, पेरेंट्स, क्लब, सोशल ग्रुप्स, रिलीजन, ये सभी की सभी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं सोशलाइजेशन प्रोसेस में। सो पहला होता है प्राइमरी, जब बच्चा जब जन्म लेता है उसके बाद ही इन्फेंसी एज इन्फेंसी या चाइल्डहुड ड्यूरिंग द चाइल्ड रिक्वायर मोस्ट इंसेंस फ्रॉम द कल्चरल लर्निंग। जो भी हमारा समाज है उसके जो कल्चर्स हैं, जो नॉर्म्स हैं, जो रोल है, उसको लर्न करता है, ये प्राइमरी स्टेज में कहलाता है। और सेकेंडरी स्टेज वो होती है जब लेटर चाइल्डहुड के बाद, जब उम्र उसकी 5 साल से ज़्यादा हो जाती है, देन द चाइल्ड रिसीव ट्रेनिंग इन दी इंस्टीट्यूशन। जब संस्था में किसी कॉलेज जाता है, किसी यूनिवर्सिटी जाता है, वहाँ से पढ़ता है, तो वहाँ के जो रूल्स रेगुलेशंस, नॉर्म्स समाज के, कैसे कैसे आपको एक्ट करना है, कैसे रिएक्ट करना है, कैसे आपको काम करना है, वो सभी चीज़ें सीखता है। तो वो कहलाती है सेकंड स्टेज में आती है। सो यहाँ देख सकते हैं आप डिफरेंट एजेंट हैं इसके सोशलाइजेशन के। स्कूल, पीयर्स, रिलीजन एंड एथिक बैकग्राउंड, क्लब, सोशल ग्रुप्स, गवर्नमेंट, मीडिया, वर्क, ये सभी की सभी चीज़ें जो एजेंट है वो कहलाती हैं समाजीकरण की। एजेंट का मतलब होता है कि इनके माध्यम से आप सीखते हैं, ये सभी चीज़ों के माध्यम से आप सीख पाते हैं। नेक्स्ट है लेवल ऑफ सोशलाइजेशन। समाजीकरण के कितने लेवल होते हैं। सो अगर हम देखें तो यहाँ 3 लेवल मेंशन है। पहला है माइक्रो लेवल। माइक्रो मतलब होता है छोटे लेवल पर, जैसे कि हमारे फैमिली है, हमारे पेरेंट्स हैं, हमारे पीयर ग्रुप्स हैं, आपके बड़े भाई, छोटे भाई, या जो नेबरहुड है, आपके मोहल्ले में रहने वाले लोग हैं, उनसे आप सीख रहे हैं, तो ये कहलाता है माइक्रो लेवल। नेक्स्ट है मीजो लेवल, वो इससे थोड़ा सा बड़ा होता है, जैसे स्कूल, कॉलेज, इंस्टीट्यूट, रिलीजियस ग्रुप्स है, सोशल क्लासेस, मीडिया, ये सभी की सभी चीज़ें जो होती हैं मीजो ग्रुप में आती हैं। एंड नेक्स्ट है माइक्रो लेवल, वो उससे थोड़ा और बड़ा होता है, जैसे ग्लोबल कम्युनिटी है, मास मीडिया है, सोशल नेटवर्किंग साइट, ये सभी चीज़ें आपको एक ब्रॉड लेवल पे आपको कनेक्ट करती हैं दुनिया से, उनसे आप सीखते हैं, तो वो मैक्रो लेवल कहलाता है। नेशनल एडवर्टाइजमेंट, कम्युनिटी, ग्लोबल लेवल पर, तो ये सभी कहलाती है माइक्रो लेवल। सो ये थे कुछ लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन सोशलाइजेशन। नेक्स्ट है सोशल कंट्रोल, इसको अंडरस्टैंड करते हैं। सोशल कंट्रोल क्या होता है। सोशल कंट्रोल रिफर टू द कंट्रोल ऑफ सोसाइटी ओवर द इंडिविजुअल्स। किसी भी इंडिविजुअल के ऊपर सोसाइटी का कंट्रोल ही सोशल कंट्रोल कहलाता है। तो कोई सोसाइटी किसी के ऊपर कंट्रोल क्यों करेगी, क्योंकि सोसाइटी के जो नॉर्म्स होते हैं, जो रूल्स रेगुलेशन है, जो रूल है, अ, उनको हर एक इंडिविजुअल को मानना होता है, ताकि समाज में, हमारी सोसाइटी में हारमोनी रहे, पीस रहे। उसको एस्टेब्लिश करने के लिए सभी को एक रूल्स रेगुलेशन को फॉलो करना होता है। तो कैसे फॉलो होंगे, वो एक कंट्रोल के माध्यम से होंगे, वो होगा सामाजिक कंट्रोल के माध्यम से। सो यहाँ पर डिफरेंट स्कॉलर के द्वारा कुछ डेफिनेशन दी गई सोशल कंट्रोल की, जैसे कि मैनहेम के द्वारा बोला गया कि सोशल कंट्रोल एक सम ऑफ द मेथड्स है, बहुत सारे मेथड्स होते हैं, उनको सम करके एक ऐसा सोशल कंट्रोल बनाया गया जिसके माध्यम से हम सोसाइटी भी सोसाइटी ट्राई करती है कि किसी भी इंडिविजुअल, किसी भी ह्यूमन का जो बिहेवियर है उसको इन्फ्लुएंस किया जाए, ताकि वो एक गिवन ऑर्डर में काम कर सके और मेंटेन करे गिवन ऑर्डर को, जो भी ऑर्डर दिया गया है। ऑर्डर मतलब होता है कि समाज के जो नॉर्म्स हैं, जो वैल्यूज, जो तौर तरीके हैं, उसको माने। ऑगबन्स और निमकॉफ के द्वारा बताया गया कि द पैटर्न ऑफ प्रेशर विच अ सोसाइटी एक्सेप्टेड टू मेंटेन ऑर्डर एंड एस्टैब्लिश रूल्स। समाज में रूल्स रेगुलेशन को एस्टैब्लिश करने के लिए, ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए एक प्रेशर है, बेसिकली बोल सकते हैं पैटर्न ऑफ प्रेशर है, जो कि सोसाइटी के द्वारा एक्सेप्ट किया गया है लोगों के ऊपर।
सोशल कंट्रोल का नेचर किस प्रकार का होता है? सो नेचर की अगर बात करें तो इट एसेंशियली यूज बाय द सोसाइटी, ये बेसिकली कम्युनिटी और सोसाइटी के द्वारा इसको यूज किया जाता है। सो ये इन्फ्लुएंस होता है बहुत सारे तरीके से, जैसे कि पब्लिक ओपिनियन से, और रिलीजन, मोरालिटी, आइडियोलॉजी, लीडरशिप से, कस्टम से, जो वैल्यू होती है हमारे समाज की, फोक फोक वे होते हैं, तरीके होते हैं, ये सभी चीज़ों से वो इन्फ्लुएंस हो जाता है। और सो इसके इस समाज के द्वारा उसको यूज किया जाता है कम्युनिटी के द्वारा। नेक्स्ट है इट इम्प्लीमेंटिंग फॉर प्रमोटिंग द वेलफेयर ऑफ द ऑल इंडिविजुअल्स और द ग्रुप ऑफ एज अ होल, या पूरी समाज या पूरी कम्युनिटी या किसी इंडिविजुअल एक के लिए, सभी के वेलफेयर को प्रमोट करने के लिए सोशल कंट्रोल इम्प्लीमेंट किया जाता है। सो सोशल कंट्रोल इज एन ओल्ड एंड ह्यूमन एज ए ह्यूमन सोसाइटी, जैसी हमारी ह्यूमन सोसाइटी पुरानी है उसी प्रकार से सोशल कंट्रोल भी बहुत पुराना है। जब से सोसाइटी बनी तब से ही सोशल कंट्रोल हो रहा है, एंड इट इज यूनिवर्सल, ये हर जगह एप्लीकेबल होता है। जहाँ भी कोई भी इंडिविजुअल, किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी समाज के लिए, किसी कम्युनिटी के लिए, किसी ग्रुप के लिए, ये हर जगह एप्लीकेबल है। नेक्स्ट है टाइप्स ऑफ सोशल कंट्रोल। सोशल कंट्रोल के कितने प्रकार हैं उसको हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं। सो यहाँ पर डिफरेंट प्रकार यहाँ पर मेंशन है, जैसे फॉर्मल एंड इनफॉर्मल सोशल कंट्रोल। फॉर्मल क्या होता है? फॉर्मल मतलब होता है जो लॉ बनाए जाते हैं तौर तरीकों से, कानून पास करके, ये सभी के सभी, मिलिट्री फोर्स, पुलिस फोर्स, एडमिनिस्ट्रेशन, ये सभी के, पॉलिटिकल पार्टी, एजुकेशन, ये फॉर्मल कंट्रोल कहलाते हैं। मतलब आप एक प्रॉपर तरीके से कानून बनाते हैं, लॉ बनाते हैं, उनके माध्यम से फिर आप कंट्रोल करते हैं किसी भी इंडिविजुअल या ग्रुप या कम्युनिटी को, उसको बोलते हैं फॉर्मल कंट्रोल। इनफॉर्मल मतलब होता है कि पब्लिक ओपिनियन, किसी के द्वारा कुछ बोला गया है, किसी लीडर के द्वारा कुछ बोल दिया गया है, उसको पब्लिक ओपिनियन मान के सिंपैथी, या जो हमारे कस्टम्स, जो वैल्यू होती है, पुरानी जो नॉर्म्स होती हैं, उनको रिलीजन के माध्यम से, मोरालिटी के माध्यम से, या कोई फैशन, कोई चीज़ फैशन में होती है उसको मान करके हम लोग चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, उसको बोलते हैं इनफॉर्मल कंट्रोल। नेक्स्ट, कॉन्शियस एंड अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल। कॉन्शियस मतलब होता है सचेत रूप से, जो चीज़ आपको पता है ऐसी क्यों चीज़ हो रही है, जैसे सिचुएशन वेयर यू बिहेव कैजुअली यानी डेलिबरेटली, आप जानबूझ के करते हैं। जैसे कोई चीज़ लॉ बना हुआ है तो आपको पता है उसको, आपको ऐसे एक्ट करना है, आपको ऐसे रिएक्ट करना है, तो आपको पता रहता है, उसको बोलते हैं कॉन्शियस सोशल कंट्रोल। दूसरा है अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल, जैसे कुछ चीज़ें आपको, आप पहले से करते आ रहे हैं, उसको आपको पता नहीं, जस्ट आप बस कर रहे हैं, उसका कोई रीज़न आपको पता नहीं है। जैसे ट्रेडिशंस हैं, कस्टम्स हैं, बस आपको उसका कोई अनकॉन्शियसली आप करते रहते हैं, उसको बोलते हैं अनकॉन्शियस सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट है डायरेक्ट कंट्रोल, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, जो कि दिया गया था कार्ल मैनहेम के द्वारा। डायरेक्ट कंट्रोल मतलब होता है कि पेरेंट्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होकर के आप, फ्रेंड्स के द्वारा या टीचर्स के द्वारा या अपने पीयर ग्रुप्स के द्वारा इन्फ्लुएंस होकर के आप बिहेव करते हैं। और सो दिस टाइप कंट्रोल ऑन ह्यूमन बिहेवियर, ह्यूमन का जो बिहेवियर होता है उसको कंट्रोल किया जाता है इन सभी के माध्यम से। इनडायरेक्ट मतलब होता है कि हमारा जो इन्वायरमेंट है, सामाजिक और फिजिकल इन्वायरमेंट है, ग्रुप्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, इन सभी के द्वारा भी इम्पैक्ट हो जाता है, तो इसके माध्यम से इसको बोलते हैं इनडायरेक्ट कंट्रोल। नेक्स्ट है पॉजिटिव और नेगेटिव कंट्रोल। ये इसको दिया गया था किम्बॉल यंग के द्वारा। पॉजिटिव कंट्रोल क्या होता है कि रिवार्ड्स एंड इंसेंटिव हैज़ एन इमेंस वैल्यू ऑफ ऑन द इंडिविजुअल एक्टिविटी, किसी भी इंडिविजुअल की जो एक्टिविटी उसके द्वारा की जाती है तो उस पर रिवार्ड्स और इंसेंटिव का काफ़ी कुछ उसमें योगदान होता है। जैसे कि अगर आप ज़्यादा किसी को रिस्पेक्ट करेंगे, रिवार्ड्स करेंगे, आप उसको मोटिवेट करेंगे, आप फेम देंगे, उसको रिकग्नाइज करेंगे, तो ये कहलाता है पॉजिटिव कंट्रोल। एक होता है नेगेटिव कंट्रोल, इसमें आप जोर जबरदस्ती करके पनिशमेंट देते हैं, आपको डिफेम करते हैं, या नेगेटिव क्रिटिसिज्म कर करके आप चीज़ों को बदलना चाहते हैं या उसमें कंट्रोल करना चाहते हैं, तो उसको बोलते हैं नेगेटिव कंट्रोल। नेक्स्ट है ऑर्गेनाइज, अनऑर्गेनाइज और ऑटोक्रेटिक सोशल कंट्रोल। ऑर्गेनाइज का मतलब होता है कि जैसे मैंने ऑलरेडी बता दिया, जो फॉर्मल होता है ये कुछ सिद्धांत पर काम करता है कि आपको क्या करना है, क्या नहीं करना है। डिफाइन डूज एंड डोंट डूज फॉर इंडिविजुअल्स, किसी भी इंडिविजुअल को क्या करना है, क्या नहीं करना है, ये सब चीज़ें डिफाइन होती हैं। जैसे संस्थाएं, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, फैमिली है, ये सभी चीज़ें एक्सरसाइज की जाती हैं सोशल कंट्रोल में। नेक्स्ट है अनऑर्गेनाइज। अनऑर्गेनाइज मतलब होता है कि मैंने बताया अभी कि हमारे जो कस्टम्स, पुराने जो ट्रेडिशंस हैं, फॉकवे हैं, ये सभी चीज़ें हैं, रिचुअल्स हैं, ये सभी चीज़ें हैं जो कि हम अनइंटेंशनली करते रहते हैं, अनकॉन्शियस रूप से करते हैं, उसको बोलते हैं अनऑर्गेनाइज सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट है आपका ऑटोक्रेटिक सोशल कंट्रोल, जैसे कि मिलिट्री रूल जो होता है उसको ऑटोक्रेटिक बोलते हैं। डेमोक्रेटिक मतलब होता है कि ऐसी एजेंसी, ऐसी अथॉरिटी जो कि पब्लिक के द्वारा ही चूज की गई हैं, उनके द्वारा बनाई गई, उसके बाद उन्हीं के द्वारा लॉ बनाए जाते हैं, फिर उनको फॉलो करना होता है, तो उनको बोलते हैं डेमोक्रेटिक सोशल कंट्रोल। नेक्स्ट है एजेंसी ऑफ सोशल कंट्रोल। कौन कौन सी एजेंसी होती है, कैसे आप
सोशल कंट्रोल किन के द्वारा किया जाता है? सो जैसे कि इनफॉर्मल की बात करें तो फैमिली है, पीयर ग्रुप है, नेबरहुड है, कास्ट, क्लास, रिलीजन, ये सभी चीज़ें जो है ये आपकी इनफॉर्मल में आएंगी। आपको फॉर्मल मतलब होता है कि एक सही तरीके से शिक्षा शिक्षा संस्थाएं होती हैं जो हमारी यूनिवर्सिटी, कॉलेज, ये सभी चीज़ें, पब्लिक ओपिनियन, मीडिया, टेलीविज़न, ये सभी के सभी आते हैं फॉर्मल कंट्रोल में। सो आज के लिए इतना ही, इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन फॉर टुडे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो काइंडली आप लाइक कीजिए और आप शेयर भी कर सकते हैं। और अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। और कमेंट जरूर कीजिएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, और आप फीडबैक जरूर दीजिएगा। यही दिस इज़ द मोटिवेशन फॉर मी। सो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।